दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के एपिसोड नंबर में हमने समझा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम क्या होती है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम के एपिसोड नंबर 2 में हमने समझा नया व्यापार स्टार्ट करने पर क्या सब्सिडी मिलती है। एपिसोड नंबर 3 में हमने समझा कि कौन कौन लोग इस स्कीम में एलिजिबल हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पीएमईजीपी योजना के तहत जनरल कंडीशंस के अलावा कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम पीएमईजीपी की नई यूनिट्स के लिए कुछ और विशेष शर्तों को समझते हैं, जैसे कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो आपको इस योजना के तहत फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी, यानी जमीन की लागत को प्रोजेक्ट के लागत में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप कोई तैयार सेट या लीज पर वर्कशॉप ले रहे हैं तो उसकी लागत शामिल की जा सकती है, लेकिन सिर्फ 3 साल तक की अवधि के लिए। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ जमीन खरीदनी है तो पीएमईजीपी से मदद की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन हाँ, वर्कशेड या वर्कशॉप किराए पर लेने की लागत जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा यह योजना नई माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए है और इसमें सभी संभावित प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जा सकता है, जब तक कि वे स्थानीय सरकार द्वारा पर्यावरण या सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से प्रतिबंधित न हो। मतलब अगर आप जहरीली गैसों की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको रोक सकती है। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही निगेटिव लिस्ट में बताए गए प्रोजेक्ट भी पीएमईजीपी के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि अरुण नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से हैं और वे एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं, जहां वे खादी के उत्पाद और गांव के उद्योगों द्वारा बनाए गए सामान बेचेंगे। क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट रीजन क्षेत्र में है और खादी व गांव उद्योगों से जुड़े उत्पादों की बिक्री हो रही है, तो उनका प्रोजेक्ट पीएमईजीपी के तहत फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन ध्यान रहे, उनका प्रोजेक्ट अधिकतम 20 लाख रुपए तक का हो सकता है। मतलब अरुण भाई को न सिर्फ योजना का फायदा मिल रहा है, बल्कि खादी और गांव के उत्पादों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल का भी मिसाल पेश कर रहे हैं। और एक साल में एक राज्य में सिर्फ 10% फाइनेंशियल आवंटन ही बिजनेस गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ भी एक सीमा है। मान लीजिए सीमा एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहती हैं, लेकिन वह केवल बिक्री के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बने उत्पादों की बिक्री के लिए होगा। इस स्थिति में उनका प्रोजेक्ट भी पीएमईजीपी के तहत फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि ये व्यापार गतिविधियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी जुड़ी हुई है। सीमा को तो डबल फायदा मिल रहा है, वे प्रोडक्शन भी कर रही है और साथ ही अपने उत्पादों की खुद बिक्री भी कर रही है। मतलब मेड बाय सीमा, सोल्ड बाय सीमा। इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक ही परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता मिल सकती है। परिवार में आप और आपकी पत्नी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राहुल को पहले से इस योजना के तहत फंड मिला हुआ है तो उनकी पत्नी या परिवार का कोई अन्य सदस्य इस योजना के तहत फिर से फंडिंग नहीं ले सकता। तो भैया पहले प्लान कर लो कि कौन आवेदन करेगा, नहीं तो बाद में मैं करता तू करती का झगड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि निखिल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद की जमीन नहीं है। ऐसे में निखिल एक किराए पर लिए गए वर्कशॉप में अपनी यूनिट लगा सकते हैं। वह इस वर्कशॉप की लागत को प्रोजेक्ट की लागत में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह लागत अधिकतम 3 इयर्स के लिए ही मानी जाएगी। तो निखिल भैया जमीन मत खरीदो, किराए पर शेड लो और बिजनेस शुरू करो। पीएमईजीपी तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, ये थी पीएमईजीपी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की अन्य प्रमुख शर्तें। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने माइक्रो इंटरप्राइजेज की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या लाभ उठाना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस स्कीम में लोन अप्लाई करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो finance-seva.com पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9863020202 पे। finance-seva.com 130 बैंक्स, NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अरेंज करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पिच डेक की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।